बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी तुम याद ना आना। जंगल हर मौसम में रंग बदलता है। कभी हरे पत्ते, कभी भूरे, कभी लाल नारंगी, तो कभी तो तज देता है सारे पत्ते सारे रंग। किसी प्रेमी की फैली बाहों की तरह दिखाई देते दरख्त मन को उदास कर देते हैं। किसी के पास होने की अधूरी चाहत बड़ी तकलीफ देती है। आज शाम वॉक करते हुए वो फिर याद आया, बहुत याद आया। लिखते लिखते एकदम जी भर आया। मैंने पेन और डायरी बंद करके परे सरका दी। काश के उस ख्याल को भी कहीं परे सरका पाती, काश के भूल पाती उसे। मैं पार्क की उस सर्द बेंच से उठकर फिर टहलने लगी। मोबाइल उठाकर हेल्थ ऐप खोला। स्टेप काउंटर 10,000 स्टेप्स दिखा रहा था, यानी 5-6 किलोमीटर का डेली टारगेट पूरा हो चुका था। स्क्रीन पर एक स्माइली बनी थी, लेकिन जानती हूं कि चेहरे पर एकदम उदासी पसरी होगी। हेलो माया, स्टिल हियर? ज्यादा वॉक करोगी तो घुटने बजने लगेंगे, टेक इट इजी। पास से गुजरते मोहित ने हंस के कहा और आगे निकल गया। रोज साइकिलिंग करता है। हर शाम यहीं वॉक पर मोहित जैसे कई लोग मिलते हैं, अलग अलग उम्र के लोग। कोई ऊटी के स्कूल में पढ़ाने वाले होते हैं, कोई बाहर से आकर नौकरी करने वाले, कभी फिल्म शूटिंग के क्रू का कोई बंदा, तो कभी कभी किसी टूरिस्ट का नया चेहरा भी दिख जाता है। उन सब से इतनी ही पहचान है कि आते जाते दुआ सलाम हो जाए। कभी अपना नाम बताया, कभी उनका पूछ लिया। रोज मिलने वालों में कभी कोई नहीं दिखा तो बस चलते चलते खबर ले ली। 2 दिन से वॉक पे आए नहीं? ऑल गुड ना? ठहर के हाल पूछने जैसा यहाँ इस शहर में कोई नहीं था। ऊटी के एक बड़े टी एस्टेट में मैनेजर की जॉब करते हुए मुझे 15-20 बरस हो चले हैं। पापा के दोस्त का होने के कारण नौकरी कभी नौकरी जैसी लगी ही नहीं। अंकल ने मेरी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा हुआ था। कई सारे असिस्टेंट थे जो काम संभाले रहते। अम्मा पापा बंगलुरु में थे तो आना जाना भी आसान था। जिंदगी जैसी चाही वैसी तो नहीं मिली, लेकिन सिवा उस एक शख्स को ना पाने के अब कोई गिला भी नहीं था। बस ये जो बिन बुलाए उसका ख्याल चला आता है ना, उससे परेशान हो जाती हूँ। 15-20 बरस हो गए उससे अलग हुए, उसे देखे। 15-20 बरस नहीं, भूली नहीं हूं। ठीक 18 साल हुए पिछले महीने। मेरे 28वें जन्मदिन के अगले दिन उसने मुझे जुदाई का तोहफा दिया था। मैं तंजिया नहीं हो रही हूं। मैं जानती हूं कि उसका मुझसे अलग होना उसकी मजबूरी थी। वो प्यार करता था मुझसे और मुझे उसके प्यार पर कभी कोई शुबह नहीं रहा। मैं और मानव कॉलेज में मिले थे। लाइब्रेरी में किसी रूमानी उपन्यास पर दोनों ने साथ हाथ धरा और आप ले लीजिए, नहीं आप पहले पढ़िए, ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ हमारे बीच। मॉनसून अपने जोरों पर था, सब कुछ तरबतर। तो बारिश में भीगते हुए उसने छाता पकड़ाया? नहीं, ऐसा भी कुछ रूमानी नहीं हुआ था। उस दिन मैं कॉलेज की सीढ़ियां उतर रही थी। खूब फिसलन थी, मेरा पांव फिसल गया। वहां मौजूद लोगों में एक मानव ही था जिसके पास कार थी, तो उसी के सर जिम्मेदारी आई मुझे अस्पताल पहुंचाने की। घर फोन कर दिया था। अम्मा पापा भी साथ साथ पहुंचे थे। मानव छोड़ के चला गया था। मेरी एड़ी टूट गई थी। छोटी सी सर्जरी होनी थी और फिर प्लास्टर और महीने भर आराम। मानव अस्पताल देखने तो नहीं आया, लेकिन एक दिन घर चला आया चॉकलेट्स लेकर। जब वो जाने लगा था तो पता नहीं क्यों कैसे मैंने पूछ लिया था, फिर आओगे? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने खुश होकर पूछा, सच? उसने संजीदगी से कहा, झूठ। लेकिन वो आया था दोबारा। मेरे प्लास्टर खुलने से पहले कई बार आया। लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ नहीं था। कई मुलाकातों के बाद हमको प्यार हुआ था। संजीदा सा मानव मुझे बहुत अच्छा लगा था। इतना इमोशनल इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी माँ के बेहद करीब वो लड़का और उसकी रोई रोई सी आंखें मुझे भा गई थीं। तुम्हारी आंखें देख के लगता है कोई शैतानी करने वाली हो, वो मुझे कहता तो मैं पूछती, सच?
तो वो मुस्कुरा के कहता, झूठ, और मुझे हंसी आ जाती। उसके सच झूठ सब मुझे कबूल थे। उससे अलग होने के बाद मैं उसी की तरह संजीदा होने लगी थी। वरना पापा कहा करते थे कि कितना बोलती है माया, मुट्ठी में कहानियां लिए चलती है, जब चाहे खोली उछाल दी। अब भी मेरी मुट्ठी में कहानियां कैद हैं। बस फर्क इतना है कि अब मुट्ठी खोलती नहीं, पसीजते रहते हैं किस्से और किरदार, मेरी और मानव की बेहद खूबसूरत प्रेम कहानियां। नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियां और टी एस्टेट का गहरा हरा रंग अब मेरे पसंदीदा थे। मेरी जिंदगी का कैमरा एंगल ही बदल गया था। अब कितना भी जूम करूं मुझे मानव नहीं दिखाई पड़ता था। इस पूरी प्रॉपर्टी के ओनर यानी अंकल विदेश में थे, तो उनकी गाड़ियां, उनका बिजनेस, उनका बड़ा सा बंगला मेरा ही था। हालांकि मैंने एक तरफ के 2 कमरों में अपनी जिंदगी समेट रखी थी। कोई खास मिलने जुलने वाले तो आते नहीं थे, तो इतनी ही जरूरत भी थी। अक्का कापी, मेरी हाउस हेल्प ने कमरे का दरवाजा थपका तो मेरी नींद खुली। कल शाम की उदासी और रात भर टूटी टूटी नींद के मारे सुबह तक सोई नहीं थी। दिल तो किया आज घर से ही काम संभाल लूं, पर खुद को पुश किया और जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करके ऑफिस पहुंच गई। जिंदगी भी तो खुद को पुश कर करके ही गुजर रही थी। अम्मा पापा कितनी चिंता करते थे मेरी शादी के लिए, बल्कि आज तक प्रपोजल भेजते रहते हैं। अरे 45 साल कोई उम्र थोड़ी होती है। यू शुड स्टिल गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। अब भी कितनी प्यारी लगती है। मेरे बालों में तेल लगाते हुए अम्मा कहती तो उनकी रुंधी आवाज मुझे तंग कर देती। कभी लगता मान जाऊं उनका कहा, उनकी खुशी के लिए ही कर लूं किसी से शादी, पर मानव का क्या करूं? उसका ख्याल, उसकी याद का क्या करूं? उसकी आवाज, उसका मुझे हे माया कहना, उसकी महक और मुझे तो उसका स्पर्श तक याद है। उसका कस के गले लगाना और देर तक यूं ही थामे रहना। उसके या मेरे न जाने किसके दिल की धड़कन सुनती रहती थी मैंने खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया। ऑफिस अटेंडेंट ने पंखे की स्पीड कम कर दी और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। दूर दूर तक फैले चाय के बागानों को देखकर पल भर को हर तकलीफ कम हो गई। मैं सामने पड़ी फाइल के पन्ने पलटने लगी और मेरा मन अतीत के। मैं और मानव वर्तमान के साथ साथ आने वाले दिनों को लेकर भी बहुत खुश थे। मैंने अम्मा पापा को अपने रिश्ते के बारे में सब बता दिया था, पर मानव ने अब तक अपनी मम्मी से नहीं मिलवाया था। मैं कभी जिद करती कि अगर वो ना मानी तो वो मेरी कलाई थाम के कहता, तुम्हारे हाथ की लकीरों में मेरा नाम लिखा है, बता दूंगा मम्मी को, चिंता मत किया करो। मुझे भी उसकी हथेलियां देखनी चाहिए थीं कि उनमें मेरा नाम है या नहीं। मैं उसकी तस्वीर सिरहाने रखकर सोया करती और वो किसी के सामने मेरा नाम तक ना लिया करता था। अजीब शख्स था, कहता था नजर लग जाएगी। सच कहता था, लग गई थी नजर। शायद मेरे प्यार को मेरी ही नजर लग गई थी। जब तक मानव अपनी मम्मी को मेरे बारे में, अपने प्यार के बारे में बताता, उन्होंने अपने किसी कॉलेज के दोस्त की बेटी से रिश्ता तय कर दिया। गलती शायद उनकी नहीं थी। उन्होंने जब मानव से पूछा कि उसकी जिंदगी में क्या कोई है, तब मानव चुप लगा जाता। अपने में सिमटा वो खामोश लड़का अपनी मां से नहीं कह पाया, और जब कहा तब तक देर हो चुकी थी। अचानक आए दिल के दौरे से गौरी के पापा नहीं रहे, तो उनके कारोबार और बेटी की जिम्मेदारी मानव की मम्मी ने ले ली। गौरी के पहाड़ से दुख के आगे मानव और मेरा प्यार कहीं धूल में मिल गया। मैं गई थी एक दिन मानव के घर उसकी मां को मनाने, पर उन्होंने तो मुझको मना लिया था मुझे कि मैं मानव का ख्याल छोड़ दूं, दूर चली जाऊं उसकी जिंदगी से। मैं गई थी गौरी से झगड़ने, पर सर झुकाए बैठी उस मासूम सी लड़की को ताकती रह गई थी। वो गहरे शौक में थी। उसको सुधबुद्धि नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पिता को खो चुकी उस लड़की से मैं मानव को नहीं छीन पाई थी। लोगों को शायद छुट्टियों का इंतजार रहता होगा, लेकिन मेरे खाली दिनों को वीकेंड जरा भी नहीं भाता है। हर दिन इवनिंग वॉक का ओवरडोज किया करती हूँ।
टहलते हुए कभी बीते दिनों की ओर निकल पड़ती तो कभी आने वाले दिनों का हिसाब किताब करती। किसी से कहती नहीं हूं, पर मेरी डायरी में मेरा सबसे ज्यादा लिखा गया शब्द है अकेलापन। कभी लिखा कि अकेलापन अच्छा लगता है, तो कभी लिखा कि बुरा लगता है यूं अकेले रहना। जिंदगी यूं ही बढ़ती रही, पर मैं किसी की ओर नहीं बढ़ी और मुझे किसी ने पुकारा नहीं। हे माया, इट्स यू। किसी की आवाज पर मैं चौंक के पलटी। अ कॉफी लवर इन टी गार्डन्स? एक प्यारा सा सवाल और हैरान सी सूरत लिए मेरे सामने मानव खड़ा था। पार्क की बेंचों ने न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, कितने बिछोड़े देखे होंगे, न जाने कितने टूटे दिलों के आंसुओं की साक्षी बनी होंगी ये पत्थर की बेंचें। ये इस बागीचे का मेरा सबसे पसंदीदा कोना था, ऊंचे देवदार के साये में रखी ये सर्द सी बेंच। कैसी हो? मानव ने 18 साल बाद अब ये सवाल पूछा, जबकि उसे साल दर साल हर रोज पूछना चाहिए था। किसी को शिद्दत से चाह के फिर उसे खो देने के बाद कोई कैसा होगा? कितना बेमानी है ये सवाल। जैसे आधी रात को करवटें बदलते किसी शख्स से पूछना कि नींद नहीं आ रही क्या, या घूंट भर भर के पानी पीते हुए से ये पूछना कि प्यास लगी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उससे पूछा, तुम कैसे हो? अच्छा हूं, वो बोला। सच? मैंने उसके उदास चेहरे को गौर से देखा। झूठ, उसने कहा और मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा पूछ लूं कि क्यों खुश नहीं हो, लेकिन 18 बरस की दूरी ने कुछ अधिकार जैसे छीन लिए थे। शाम ढल रही थी। हम कितना कुछ कहना और सुनना चाहते थे, लेकिन चुप बैठे थे। यहां कैसे? उसने सवाल किया। मैनेजर हूं एक टी गार्डन में। मैंने छोटे से सवाल का उतना ही छोटा जवाब दिया। अकेली रहती हो या साथ है कोई? उसने हिचकते हुए पूछा। मैंने कुछ देर उसकी आंखों में देखा। दिल चाहा लिपट जाऊं उससे और फिर कभी कहीं न जाने दूं उसको। दिल चाहा कि कहूं अकेले नहीं, तुम्हारा ख्याल है साथ, तुम्हारे साथ बिताए पलों की खुशी है, तुम्हारी ना हो पाने का दुख भी है साथ। कहाँ हूं अकेले? हाँ, अकेले ही रहती हूं, मैंने कहा तो मानव जरा सा असहज हुआ। लगा कि उसकी देह कांपी, होंठ जरा सा हिले जैसे कुछ बोलने वाला है कि तभी उसका फोन बजा। उसने जल्दी से अपने ओवरकोट में हाथ डाला और फोन निकाल के खड़ा हो गया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। आ रहा हूं, आई एम कमिंग। उसको जाना था। अधूरा छोड़ के जाना उसकी आदत थी या शायद मजबूरी। मेरी चोटों को कुरेदने चला आया था मानव। गौरी याद होगी ना तुम्हें, माय वाइफ? मैंने सर हिलाया। मेरे हलक में कुछ अटकने लगा, सीने में वजन महसूस होने लगा। वो मुझे एकटक देखता रहा और फिर दोबारा बैठ गया। वो बीमार है, उसे कुछ याद नहीं रहता। डिमेंशिया, अक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को पहचानती नहीं। व्हाट? मैं घबरा के खड़ी हो गई। मानव की आंखों में दुख की स्याही उतर आई। इट्स ऑल रैंडम, कभी कभी मुझे ही नहीं पहचानती, अपनी केयरटेकर को भी नहीं, और कभी किसी फिल्म को देखते हुए उसके हीरो का नाम भी बोल देती है। ओह आई एम सो सॉरी मानव, कहते हुए मेरा गला रुंधाया। आई ऑलवेज विश्ड हैप्पीनेस फॉर यू। मानव ने मेरी कलाई पकड़ के मुझे पास बिठा लिया, अपनी लंबी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट लीं। मैं देर तक सुबकती रही। उसके और मेरे दुख एक साथ बह रहे थे। गौरी की बिगड़ती हालत पर दवाएं काम नहीं कर रही थीं। डॉक्टरों ने गौरी को खुश रखने को कहा था। मानव ने कोई कमी नहीं रखी थी, पर कितनी अजीब बात है ना, हम किसी को भी कभी भी अनचाहे ही दुखी कर जाते हैं, पर किसी को खुश रखना अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता। गौरी अपने पापा की मौत के सदमे से शायद पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। वही दुख बीमारी में बदल गया हो शायद। मेडिकल साइंस की पेचीदगियां किसकी समझ आई हैं। अब डॉक्टरों की सलाह पर मानव कुछ महीनों के लिए गौरी को ऊटी लेकर आया है। एक सुंदर से रिजॉर्ट को उसने घर की शक्ल दे रखी है। सुंदर घरों में सुख भी हो, ऐसा कब जरूरी है।
माँ कहाँ है? साथ हैं तुम्हारे? मैंने हिम्मत समेट कर पूछा। 2 साल हो गए, माँ नहीं रही। गौरी की बीमारी, मेरा दुख उनको भीतर से परेशान करता रहा। वो समय से पहले कमजोर होती गईं। एक दिन में मैं इतनी सारी बुरी खबर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी खुशी कहीं चुपके से पंख फैला रही थी। मानव से मिलने की खुशी। मानव अगली शाम भी पार्क में मिल गया, यानी यूं ही नहीं मिल गया, मुझसे मिलने ही आया था और फिर हम रोज मिलने लगे। बरसों बाद मुझे किसी चीज का इंतजार रहने लगा था। शामों का इंतजार, मानव का इंतजार। हम बीते दिनों की बातें नहीं करते। वो हमारे प्यार वाले दिन थे और उन दिनों की याद हम दोनों को ही असहज करती थी। आने वाले दिनों की बातें करना बेमानी था, सो हम बस उस शाम की बातें किया करते थे। शाम की सैर का समय लंबा होने लगा था। चलते चलते हम थक जाते तो बैठ जाते। पार्क की उस बेंच पर पीठ टिकाए अपने लंबे पांव आगे तक फैलाकर बैठे मानव को देखकर मैंने सोचा कि जब ये चला जाएगा तब मैं यहीं आकर बैठ जाया करूंगी, वहीं पीठ टिकाकर जहां उसकी पीठ टिकी है। क्या मानव भी ऐसा कुछ सोचता होगा? मुझे लगा पूछ लूं उससे। तुम यहां से लौट के मुझको याद करोगे? विल वी बी इन टच? मैंने पूछ ही लिया। मानव ने मेरी आंखों में देखा, एकदम पुराना मानव। हाँ बिल्कुल, करूंगा याद तुम्हें। सच? मैंने पूछा। हमेशा की तरह? नहीं, झूठ। मानव ने कहा हमेशा की तरह और हंस दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा उसका ये मजाक। मैंने नजरें फेर ली। पार्क में दूर कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शायद रूठी हुई नायिका को हीरो मना रहा था। इधर देखो। मानव ने ठोड़ी पकड़ के मेरा चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। 2 पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ माया। आज मुझे फिर नींद नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज से बाहर दूर तक नीलगिरी पहाड़ियां दिख रही हैं। आसमान भी गहरा नीला लग रहा है। नीम सन्नाटे में मानव की बात, उसका प्रपोजल मेरे कानों में रह रह कर गूंज रहा है। वापस आ जाओ माया। क्या कहूं उससे? कैसे जाए वापस माया? वो उससे अलग हुई कब थी? ऊटी, फरवरी 17। सुबह सोकर उठी तो दिन चढ़ गया था। कॉफी और नाश्ते के बाद तैयार होने लगी तो ड्रेसिंग टेबल पर अपनी सूरत अच्छी दिखाई दी। उलझे बाल माथे पर झूलते आंखों के आगे लटक रहे थे। मैंने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर खोलकर काजल निकाल कर लगा लिया, खूब गहरा। हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बरसों बाद वैसी ही खुशनुमा रंग की साड़ी पहन ली। घर से बाहर निकल ही रही थी कि मानव आता दिखाई दिया। आज कहीं ड्राइव पर चलें? लॉन्ग ड्राइव? अच्छा घर ही चलते हैं। उसने मेरी कलाई थाम ली। मैं कुछ कहती इसके पहले उसने मुझे अपने करीब कर लिया। उसे दूर करने की ताकत मुझ में नहीं थी। पता नहीं कितनी देर हम ऐसे ही खड़े रहे। आज गौरी को अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। वो परेशान होती रही, उलझती रहती है अपनी याददाश्त से, घबरा जाती है बात बात पर। मुझे बहुत दुख होता है उसके लिए। वो धीरे से बोला। मैंने मानव के आसपास अपनी बाहें और कस लीं। मानव, तुम्हें कभी ये तो नहीं लगा कि गौरी के लिए, तुम्हारी वाइफ के लिए मैंने कभी बद्दुआ की होगी? कहते हुए मुझे रुलाई आने लगी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं। मानव ने मुझे खुद से जरा सा दूर किया और मेरे माथे पर हौले से चूम कर बोला, प्यार करने वालों की बद्दुआ असर ही नहीं करती। थोड़ी देर बाद मैं और मानव उस रेंटल प्रॉपर्टी पर पहुंचे जिसे कुछ महीनों के लिए उसने अपना घर बना रखा था। बड़े से गेट से कार अंदर दाखिल हुई। सुंदर सा बागीचा और एकदम हरा लॉन। मानव ने मेरा हाथ थाम लिया। हम अंदर पहुंचे तो सामने गौरी बैठी थी। केयरटेकर सामने बैठी फल काट रही थी। गौरी को देखकर जी भर आया। कोरी आंखें और सपाट सा चेहरा। उसने एक सरसरी नजर मानव पर डाली और सेब का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। 2 पल बाद उसकी नजरें मुझ पर ठहर गईं। वो एक टक देखती रही मुझको, फिर वो उठकर पास चली आई।
मैं कुछ कहती इसके पहले उसने उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां कई सारी तस्वीरों के साथ एक तस्वीर मेरी और मानव की भी थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा दी और पास आकर बोली, तुम माया हो ना? मानव की माया? मैं बुरी तरह चौंक गई, मानव भी। उसकी आंखें डबडबा गईं। पल भर पहले जो चेहरा सपाट था उसमें कितना कुछ लिखा नजर आने लगा था। मैं उस चेहरे में, उन आंखों में नफरत खोजने लगी। माया? वो फिर बुदबुदाई। गौरी या मानव कुछ कहते इसके पहले मैं पलट गई और तेजी से बाहर निकल गई और दौड़ पड़ी किसी सीधी सड़क पर, तेज, बहुत तेज। पीछे से कोई पुकारता रहा मेरा नाम, माया, माया। मैं नहीं पलटी। नहीं थी मैं माया, नहीं थी मैं मानव की माया। बस इतनी सी थी ये कहानी।